MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 20 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने 13 या 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इससे पहले मीरपुर डिवीज़न में जो इंतखाबात हुए थे उसमें 13 में से 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। अगरचे इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को होगा, जब पूंछ डिवीज़न की 11 नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले ही यह फैसला हो चुका है कि हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में जो है वो आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि एहतजाज के साए में जो इंतखाबात हुए उनके नताइज की साख क्या होगी और जो हुकूमत बनेगी वो कितनी पायदार होगी। महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उनका क्या मामला होगा। और जब इंतखाबात हो रहे थे, पहले मरहले के इंतखाबात हों या दूसरे मरहले के इंतखाबात, उसमें जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वो यही कि पहले जैसी गहमा गहमी नहीं है और लोगों की दिलचस्पी उस तरह से जो है वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब नताइज आए तो मालूम हुआ कि जो टर्न आउट है वो इतना भी कम नहीं था। कुछ 40% से ऊपर अगर टर्न आउट होता है तो जाहिर है ये नहीं कहा जा सकता कि आवाम ने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया, उसमें हिस्सा नहीं लिया और उसका जो है वो बाइकाट किया। तो इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सफदर गद्दारी साहब, और वीडियो कॉल पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इकराम काजा साहब ने। तो गद्दारी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि अगरचे तीसरा मरहला जो है वो अभी होगा, तो लेकिन मेरा ख्याल है नतीजा तो उससे पहले आ चुका है और उसमें चाहे जो भी उसका रिज़ल्ट हो, लेकिन सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास आ गई है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि उस मरहले के नताइज से ये वाज़े होगा कि ये जो हुकूमत है ये कितनी मजबूत होगी, क्या सादा अक्सरियत होगी, 2/3 अक्सरियत होगी, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया गौर साहब। जैसे आपने भी कहा कि 2 मराइल तो इसके हो गए हैं जी इलेक्शन के। अच्छा, पहले मरहले के बाद जो है वो जो कुछ बहस थी टर्नआउट के हवाले से या पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और उनके जो खदशात थे जी, उसमें जो है वो इस मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जो रिज़ल्ट हैं उस पर हमें वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं जी। आज भी जो है वो आपने सुना होगा, राणा साहब ने बात की, राणा साहब ने बात की, और मीरपुर के अंदर जो है वो उनके जो इख्लाफात थे या जिस पे जो कन्फ्रंटेशन थी वो कुछ सीटों पे थी और उसके अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी ज़रा एग्रेसिव उसके साथ जो है वो परस्यू कर रही थी। लेकिन आज जो है वो नून लीग ने भी ही ऐसे ही उनको बैनस दो उन्होंने भी उन पर इतराज़ खैर और बहुत ज़्यादा उन्होंने खैर उसकी वजाहत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कन्वे ज़रूर कर दिया जी कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो धांधली की है या जो है वो सूरत हाल पर असरअंदाज हुई है। जो आप मराइल की बात कर रहे थे, देखें इसके अंदर तो नून लीग के लिए जो है वो अभी 24 सीटें शायद मतलब 23 या 24 सीटें जो है वो उसके लिए लग यही रहा है कि जो है वो, और दूसरा ये कि कल 2 सीटों पे इलेक्शन होगा। इसके अंदर जो है वो एक सीट ऐसी है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान 5 वोट का फर्क है। पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है बादल अली नकवी जो है वो 5 वोट के साथ आगे हैं और उसमें 3 यूनियन काउंसिल का इलेक्शन होंगे और जो इन्वायरमेंट है जाहिर है वो भी उस पर असरअंदाज होगा। एक हल्के में 3 यूनियन काउंसिलों में रीपोलिंग होगी और एक हल्का ऐसा है जिसपे पोलिंग हुई नहीं थी और उस पर वहाँ भी पोलिंग होगी। तो वो चीज़ें फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो सीटें जो है वो ऐड ऑन किसके साथ होती हैं, उसका भी असर होगा। फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि आखिरी मरला रह जाएगा, और इस सारे का मेरे ख्याल में सबसे जो क्रूशल जो है वो आखिरी मरला ही है, क्योंकि जो है वो पूंछ डिवीज़न के अंदर 3 उसके जो इजला हैं, बाग है, 4 इजला जो हैं, पूंछ है, असदनौती है, बाग है और हवेली है, तो वहाँ पे इलेक्शन होंगे। और उसके अंदर 2 ज़िले ऐसे हैं, बल्कि बाग का कुछ एक हिस्सा में भी आप उसमें शामिल कर लें कि जहाँ पे कन्फ्रंटेशन भी है, जो एक्शन कमेटी के लोगों का असर नफूज भी है और वहाँ अमन अमान के ऐसे इशूज़ हैं कि उसमें लग रहा है कि शायद आसानी से इलेक्शन ना हो। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, आपने भी बात की, सादा अक्सरियत तो उनको हर मिल गई, लेकिन ये आईनी तकाजा है कि जब तक आप इन पे इलेक्शन करवाएंगे तो उसी के बाद फिर जो मखसूस सीटें 8 सी जो सीटें हैं उसकी बुनियाद पे जी उसी की बुनियाद पे तकसीम होंगी। अच्छा, ये जो 2 मराइल के अंदर जो एक जो है वो ट्रेंड और टेंडेंसी जो चली आ रही है और लग यही रहा है कि जो है वो तीसरे मरहले के अंदर भी मुस्लिम लीग नून को उसको कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहाँ से भी मिल जाएगी। और अगर ये होता है तो शायद जो है वो आज़ाद कश्मीर की तारीख का शायद जो सबसे हैवी मैंडेट उनको मिल सके, अगर जो है वो इसके अंदर आधी सीटें भी आने वाले मरहले 11 में से कुछ 6 भी ले जाते हैं वो जी, वो अगर 6 भी ले जाते हैं तो फिर इस बुनियाद पे उनको जो है वो
शायद 6 सीटें उनको मखसूस भी मिल जाएं। और अगर ऐसे ऐसे होता है जी। तो ये शायद जो है आज़ाद कश्मीर की तारीख का हैवी तरीन मैंडेट होगा। अब ये अगला सवाल जो बड़ा अहम है, और हम आगे डिस्कशन जो आगे चलेगी इस पर हम बात करेंगे कि वो हैवी तरीन मैंडेट जो है इस हवाले से तो ज़रूर होगा, नंबर्स के हवाले से, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री की वो हुकूमत ज़रूर होगी कि जिसके सामने डे 1 से बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो चैलेंज ऐसे हो, वो चैलेंज होगा कि जिसने जो है वो पूरे मतलब 2-3 साल से इस खित्ते की जो सियासत को, इसकी माशरत को, इसकी पूरी जो अवामी ज़िंदगी है उसको अपने ग्रिप में लिए रखा है। और वहाँ डिबेट और मौजू जो है वो हुकूमत की फिर कारकर्दगी नहीं होगी कि आपने कितने पुल बनाए, अस्पताल कितने बनाने हैं, या आपने तरक्याती प्रोग्राम क्या करने हैं, आप इसको पंजाब बनाते हैं, लाहौर बनाते हैं या कराची बनाते हैं। होगा यही कि ये जो चीज़ें सिचुएशन डेवलप हो गई है, अब उसके अंदर बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लोग उसके अंदर मारे गए हैं, उसके अंदर नौजवान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, लोगों के ग्रीवियंसेस हैं। तो उनके लिए ये बहरहाल बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो गवर्नमेंट बनाकर, और मेरे ख्याल में जो है ना वो डे 1 से ही जब वो हेल्प उठाएंगे तो उनके सामने ये होगा। मेरे ख्याल सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि पहले भी ये जो एहतजाज हो रहा है उसकी बुनियाद ये है कि लोगों का सिस्टम पे एतमाद नहीं है कि ये जो इंतखाबात होते हैं हमारे वोट से हुकूमतें बनती हैं या हुकूमतें जो है वो जाती हैं। अब इन हालात में ये जो हुकूमत बनेगी तो उसकी साख क्या होगी, लोग उसको कबूल करेंगे नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल चैलेंज होगा। इकराम राजा साहब की तरफ चलते हैं। इकराम साहब, ये इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे, पहले आप ज़रा अगर मुनासिब समझे तो बता दें, कुछ दिन पहले ख़बर मिली थी कि आपको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो वो क्या वजूहात थी? सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ ही मेरे ख्याल में आपको हिरासत में लिया गया था। जी बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी साहब, और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी यस, मुझे आप ये कह लें गिरफ्तारी का लफ्ज़ जो है चूँकि FIR के साथ तो उस तरह से मुझे गिरफ्तार में अगर कहूँ तो नहीं किया गया, लेकिन मैं सेनेटर मुश्ताक साहब के ऑफिस में चुके था। वहाँ पर जो माहौल था, आज की उनकी कॉल थी कि वो मेडिसिन लेकर कश्मीर जाएंगे और एक इज़हार यकजहती करेंगे। F10 में उन्होंने एक बड़ा एहतजाज भी किया था। तो उन हालात में शायद वो मतलूब थे रियासती इदारों को, और उन्हीं हालात में मैं भी वहाँ पर मौजूद था और मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए मौजूद था। तो उन्हें वहाँ से ले जाया गया, और इस दौरान चूँकि जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, वो फिर फ़र्क नहीं करते कि कौन वहाँ पर मौजूद है, उसकी एफिलिएशन जो है वो किसके साथ है, अगर कोई यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब क्या है। तो मुझे भी उस सारी सूरत हाल का फिर सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल कोई काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों की करम फरमानियाँ और कुछ बाकी लोगों ने आवाज़ उठाई, और फिर सबसे बढ़कर के चूँकि हम कोई ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं थे और हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, बेगुनाही मौजूद थी, तो मैं बहरहाल मुझे रिलीज़ कर दिया गया लेट नाइट, और उसके बाद से मैं फिर एक इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। ये सिचुएशन बनी थी एक, और इसमें मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब की भी अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले जो खबर मौसूल हुई वो यही है कि उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। वो मेरे साथ ही थे और गिरफ्तार हुए। वो ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, और कोई टेररिज्म जो है उनके यहाँ से मेरे लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी राइट्स हैं, एहतजाज का हक, इकट्ठे होने का हक, बोलने का, लिखने का हक जो है, ये आज़ादियाँ छीनती जा रही हैं, सलब होती जा रही हैं। और इस वक्त अभी पाकिस्तान में एक कहने को जमहूरी हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक इंतखाबी माहौल में बड़ी उनकी आपस में हम देख रहे हैं कि बहस मुकालमे चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ सबकत ले जाने के लिए चीज़ें चल रही हैं। मरकज़ में वो एक दूसरे को अब ताने दे रहे हैं कि आप 47 पे आए हो, 45 पे आए हो। तो एक दिलचस्प सूरत हाल है, और इसमें जो कानून की हुक्मरानी जो है वो कंप्रोमाइज़ इस सारे सूरत हाल में, एक तरफ सियासी जमातें हैं, उनके दावे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने सेनेटर मुश्ताक साहब का इंसिडेंट देखा कि उनको गिरफ्तार किस तरह से किया गया। आज बदकिस्मती से उनको अपने शेड्यूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन वो नहीं वहाँ पे पहुँच सके, और बहरहाल वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में। देखते हैं कानून और आइन जो है वो अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन किस तरफ लेके जाता है, उनको रिहाई मिलती है, उनके बारे में चीज़ें जो जिस तरह से कही जा रही हैं। मेरा ख्याल है ये कहा गया कि कोई गाड़ी बरामद करना है, असलहा बरामद करना है,
तो मुश्ताक साहब को जो लोग जानते हैं वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और बड़े एक नाइस पर्सनालिटी हैं और जमात इस्लामी के साथ उनकी बड़ी लंबी रफाकत रही है। उसके बाद अब वो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के नाम से एक एक्टिविज्म कर रहे हैं और एक तहरीक चला रहे हैं। तो ठीक है, आप उनके व्यूज से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूं डिसएग्रीमेंट को जबर के साथ उसमें उसको बदलना, गिरफ्तारियों में उसके ताकत का इस्तेमाल उसके ऊपर करना, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन राजा साहब ठीक हो गया। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, और आप दोनों जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने आपको मदऊ इसलिए किया कि आपका बैकग्राउंड है, कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, तो आप ज़रा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है। एक तो ये बताइएगा कि जो पहले भी मैंने इब्तदाइये में भी कहा कि जब पोलिंग हो रही थी तो रिपोर्ट ये हुआ कि गहमा गहमी नहीं है, लोगों का जोशो खरूश जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इंतखाबात के माहौल में होता है, लेकिन टर्न आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। और अगरचे मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन किसी ने ये इल्ज़ाम अभी तक तो नहीं लगाया कि कोई टर्न आउट को जो है वो मैनिपुलेट किया गया हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा बिलाल साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम एक केस स्टडी के तौर पर देख लेते हैं कि साल 2016 का और 21 का जो 2 इलेक्शन हुए थे उसमें टर्नआउट क्या था। जो 2016 का इलेक्शन था लगभग उसमें 65% जो है वो टर्नआउट था, और इसी तरह 59 या 58% जो है टर्नआउट 2021 के इंतखाबात में था। और मैंने उस इलेक्शन को खुद कश्मीर में जाके तीनों डिवीजन्स में हमने उसको कवर किया था। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, हमने हमेशा देखा है वहां पर जो वोटर्स हैं वो बहुत एक्टिवली, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग से हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो या एक्सेट्रा किसी भी पार्टी से हो जी, आपस में बड़ा एक चार्ज किस्म का क्राउड होता है, उनकी आपस में बहस मुकालमे होते हैं और बड़ी आखिरी लम्हे तक वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग्स करते हैं कि किसी ना किसी तरह एक कैंडिडेट जो है वो जीत जाए। और जलसे जुलूस सबसे बड़ी खासियत होते हैं। अब बहुत एक जैसे फेस्टिविटी टाइप होता है। मैं यहाँ पे ये लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग चूंकि ओवरसीज हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं, ईद के ऊपर हो सकता है कि वो कश्मीर ना जाएं, उसका फैसला हो सकता है कि वो ना करें, लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, ये सफदर साहब भी इत्तफाक करेंगे, इलेक्शन के दिन हमारे यहाँ जिस तरीके से रवायत है कि पूरी जो एक कश्मीर की जो वहाँ के जो लोग हैं और खास तौर पर पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं वो बड़े एहतमाम के साथ पहुंचते हैं अपने आबाई इलाकों में और वोट डालते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं जबरदस्त किस्म का माहौल, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो टर्न आउट जो है खासा माकूल रहा है, उसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग जो हैं वो सियासी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेना है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सफदर गर्देरी साहब और इकराम राजा साहब। वेलकम बैक टू MBG स्पीक्स। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से, और अगरचे तहरीक इंसाफ ने वहाँ इंतखाबात का बाइकाट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अगरचे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो तीसरा मरहला है उसमें हिस्सा लेंगे। और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी इब्तिदा में ये कहा गया था कि हम तीसरे मरहले के इंतखाबात का बाइकाट करेंगे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से शायद ये बयान आया है कि वो तीसरे मरहले के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ये बताइएगा गर्देरी साहब कि ये जो सबसे बड़ा तनाज़ा था, जो झगड़ा था, वो मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से था, और पीपल्स पार्टी के जो खदशात थे वो यही थे कि जी 12 नशिस्तें हैं, इसमें से जो 10 नशिस्तें पंजाब में हैं वो नून लीग के हिस्से में चली जाएंगी, और वही हुआ, वो 10 नशिस्तें जो है वो नून लीग ने जीत ली। तो अब अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, जैसा कि आ रही है बल्कि, तो आप क्या देखते हैं कि इस मसले का क्या हल निकलेगा?
जी और सब इससे पहले जो है वो हम इस पे बात करें 12 चीज़ों पे, अभी इकराम ने भी बात की टर्न आउट की ना, ये बात ठीक है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग एटलीस्ट वहाँ पे रह रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो और उसके अंदर को बहुत रेयर किसी को मजबूरी हो तो वो बंदा वोट डालने ना जाए। बल्कि जिस तरह अपना राय साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग चूँकि जो मकीम है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, तो वो उनके लिए प्रेफरेंस ये होती है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जाएँ। हाँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें जो वोटर पॉपुलेशन है, अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो, एक तो कुछ लोग आपके बरतानिया के अंदर सेटल हैं, कोई 1 मिलियन के करीब वो लोग तो निकल गए, लेकिन ये जो है मुजफ्फराबाद हो गया या आपको पूंछ हो गया, यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी है, और बहरहाल वो लोग ज़ाहिर है वहाँ से होकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है वो इफेक्ट करती है, टर्न आउट को इफेक्ट करती है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर आप देखें कि बाकी मतलब जो इतराज़ात भी हुए, पीपल्स पार्टी ने की या नून लीग ने भी किए, टर्न आउट पर किसी ने बात नहीं की। और जो अभी जो बात हो रही है कि कुछ मतलब मैं देख रहा सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट या जो PTI के लोगों ने बाइकाट किया या ये आपकी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतासरीन या उसके जो हमदर्द हैं, कुछ लोगों को ये था कि जी कि पोलिंग स्टेशन वीरान थे। देखिए ये वाली बात थी कि एक स्टेटमेंट ज़रूर है, लेकिन हमारे पास जांचने का जरिया क्या है? हमारे पास जांचने का जरिया तो वो है ना जो उसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल। या तो फिर अगर उस रिजल्ट को अगर हम सही मानेंगे, अच्छा उस पर ज़्यादा इतराज़ हो सकता है, लोगों का बनाया हुआ इसी सिस्टम इसी निज़ाम के अंदर है, लेकिन जो मुखालिफ कैंडिडेट जो हारा हो उसके पास, लोगों के पास सबूत होते हैं ना कि ये चीज़ इतने नहीं इतने वोट पड़े, या जो है वो ये फलां धांधली हुई। पहले मरहले में जो इलेक्शन हुआ और जो रिपोर्टिंग हो रही थी, अच्छा मुझे ये लग रहा था कि शायद को टर्नआउट 15-20% हो, जो जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी कि पोलिंग स्टेशन वीरान हैं, कोई लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। अच्छा, इस पे बात हो सकती थी अगर नॉर्मल हालात में इंतखाबात हो रहे होते कि 40% 45% जो है टर्नआउट कम है या ज़्यादा है, लेकिन इन हालात में तो मेरा ख्याल है 40% 45% बहुत अच्छा टर्नआउट है। अच्छा टर्नआउट है। देखें वही मैं कह रहा हूँ, देखें जो आपके एक्शन, ये हकीकत है कि एक्शन कमेटी की आम लोगों की हमदर्दियाँ, बड़ी तादाद के अंदर लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ पे गवर्नमेंट में रही है, फिर लोगों के ज़्यादा रिजर्वेशन है, और सबसे बड़ी बात आपने भी कहा, देखें लोग निज़ाम से तंग हैं, उसमें मतलब ये बात ऐसी है कि इसमें दो राय नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नेंस का ढांचा कोलैप्स कर गया है। अभी भी आप देखें ना, ये सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो इतना बड़ा निज़ाम है, वहाँ पे जो है वो 3 डिवीजन हैं, उसके अंदर कुछ जो है वो 10-12 के करीब तो जो है वो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कुछ 35-40 के करीब आपके जो है वो हैं ACs हैं, पूरा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सारे लोग जो है वो इस एहतजाज को और सारी चीज़ को मैनेज नहीं कर सके। ये चीज़ तो होती है, ये चीज़ तो हमेशा वहाँ रही भी है। लेकिन टर्नआउट के हवाले से जो है वो माजरीन की तरफ जाने से पहले जो है एक और मैं बात कर लूँ कि इस पूंछ डिवीजन के अंदर भी जो है वो सॉरी मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इलेक्शन के अंदर भी जो है वो टर्नआउट अच्छा खासा माकूल टर्नआउट है, और मेरे ख्याल में जो है ना ये कोई 45-46 के राउंड में जो है वो शायद ये सारों को कलेक्टिव जब होगा। अब जो बात कर रहे थे, देखें हमारे यहाँ तो एक ये भी है मसला ना कि एक रिपोर्टर है या जो भी जर्नलिस्ट है फील्ड के अंदर है, वो एक वक्त में एक पोलिंग स्टेशन पे होगा, या एक पोलिंग बूथ पे होगा, एक पोलिंग स्टेशन पे होगा, तो किसी एक पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये एक जर्नलिस्टिक जो है प्रैक्टिस भी है। अच्छा, आपने बात की, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आज देख रहा था कुछ टर्न आउट्स जो है वो अभी तक जिनके इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बाकायदा नताइज जारी किए हैं, माजरीन की सीटों पर हैरत अंगेज तौर पर गोरी साहब इस बार आपको टर्नआउट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, और इस वक्त तक जो है वो जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा जो है वो टर्न आउट है वो 69% है, पिंडी की वैली की जो सीट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्न आउट है। हाँ, अच्छा उसके अंदर ये बात भी हो सकती है जो आपने बात की ना महाजरीन वाली, तो मेरे अपने ख्याल में जो है वो उसका एक रिएक्शन भी हो सकता है कि नशिस्तें खत्म होने की बात हो रही है तो लोग जरा एक्टिव हुए, उसमें लोग जरा एक्टिव हुए, और ये हर जब बाकी उसकी डिटेल में रिजल्ट आएंगे हम उसको भी देखेंगे, उसको देखकर एग्जामिन हो सकता है कि ये बात जो है वो कितनी सही है। लेकिन मैं जो है वो 2-3 जो अतमी नताज मैंने देखे उसकी बुनियाद पर जो है वो ये बात कही जा सकती है कि इन लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब बात जो है वो आप 12 सीटों की कर रहे थे, देखें ये तो बड़ा मतलब आसान मामला नहीं है, इसको हमारे बहुत सारे लोगों ने बड़ा जनरलाइज वे में देखा है कि ठीक है आप उसको ख़त्म कर दें। देखें उन सीटों को एक जो है वो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल मैनेवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट बनाने और बगाड़ने या तोड़ने या उसको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात ये नहीं है कि जो है वो क्या यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो ये सिस्टम नहीं है। आपके जो है वो इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे तो उनको 48 वोट मिले थे, और उसके अंदर से 12 अगर माजरीन के थे तो 36 तो यहाँ के थे ना। अच्छा, ये फिनोमेना तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं है, यहाँ आप देखें हमारे यहाँ भी वो इलेक्शन से पहले सूबा जनूबी पंजाब महाज बन जाता है,
40-50 लोग जो हैं वो एक रेवड़ की शक्ल में एक जमात से दूसरी जमात में चले जाते हैं। अच्छा, वही लोग जब हुकूमत गिरानी होती है, बनानी होती है, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये देखें, यही बात है, लेकिन इसको ना समझने की बात है, और इसको बहुत सा दफ़ा हम जो है ना एक ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको जनरलाइज वे के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, उस पर बात करना शहरी का हक है, मेरी भी उसके अंदर रिजर्वेशन होगी कि ये चीज़ यूँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी का ज़रा नून लीग पे इल्ज़ाम था जी कि आप सीटों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो 12 सीटें थी, इनके 12 का नंबर्स, और ये पहली दफ़ा जो है वो इससे पहले सीटें मौजूद होती थी, कभी 8 थी, कभी 4 शुरू से रही हैं, बिल्कुल जी शुरू से रही हैं। ये 60 से कश्मीर के अंदर जो पहला 60 इलेक्शन का तरीकाकार बदलता रहा है, तादाद बदलती रही है। 61 का जो इलेक्शन था। अच्छा, जब ये एक्ट 74 के तहत जब 1975 में इलेक्शन हुए तो ये 12 सीटें थी। तो उसके अंदर जो है वो मौरफ़ कश्मीर महमूद आज़ाद की मैं किताब एक दिन देख रहा था, वो उस दौर के गवाह भी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सरदार इब्राहिम साहब और सरदार क़य्यूम और ये जो सियासी लोग थे, तो उनकी कन्फ्रंटेशन थी भुट्टो साहब के साथ, और भुट्टो साहब की कोशिश थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उन्होंने लिखा है कि सरदार क़य्यूम ने कहा सरदार इब्राहिम से कि आए जी चलते हैं, भुट्टो साहब के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है। तो उनको ये कहते हैं कि ये जो 12 सीटें हैं, इसके अंदर से जो है वो 6 आप ले लें, 5 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे दें, और 1 लिबरेशन लीग को दे दें, जो केज खुर्शीद की पार्टी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो जो है वो अगर देखा जाए तो बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी पहले थी। पर ये एक तारीख की बात है। और उसके बाद जो है वो चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहा जी कि जब वहाँ इलेक्शन हुए, गालिब जब राठौर साहब की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त जो है वो यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक के अंदर, या उसके बाद 2011 में जो इलेक्शन हुए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को वाकई कम मिले हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। और अगर इतराज़ इसलिए लास्ट टाइम ये जो राठौर साहब की हुकूमत बनी है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत तो नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो वोट दिया, जिसकी वजह से राठौर साहब जो है वो मुंतखब हुए। इकराम राजा साहब को भी जो है गुफ्तगू में शरीक करते हैं। राजा साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये जो तीसरे मरहले के इंतखाबात होने जा रहे हैं, पूंछ डिवीजन की जो 11 नशिस्तें हैं, इसमें क्या मुतवक्के है, कहाँ कोई सख्त मुकाबला है, और किसके हिस्से में कितनी नशिस्तें जा सकती हैं, आपका क्या तखमीना है? देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पुंछ डिवीजन में इंतखाबात को जिस तरीके से पहली 2 फेजेस में अब तक जो लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो करवाने में कामयाब हुए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और दैट्स वाई कि इसको आखिर में रखा गया कि तब सोचेंगे पहले 2 ये जो डिवीजन है इसमें करवाए जाए। एक तो इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, रावलाकोट में धरना अभी चल रहा है। आज अभी जब आपके साथ मैं वीडियो पे मौजूद हूँ, तो बाग में जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है पुंछ का, वहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं, और वहाँ की जो मसाजिद है वहाँ पर ऐलान हो रहे हैं कि जी मार्च की तरफ बाहर निकलें, लोग घरों से बाहर निकलें। और जो कैंपेन है वो भी उस तरीके से इस डिवीजन में, जिस तरह बाकी दोनों में तो हमने देखा कि बिलावल और मरियम और नवाज शरीफ वगैरह भी गए पाकिस्तान से, लेकिन ये जो डिवीजन है यहाँ से पाकिस्तान से भी कोई लीडरशिप जो है हमें वहां नजर नहीं आई, कोई जलसे जुलूस नजर नहीं, बल्कि अनरेस्ट रहा, और ज्यादातर जो हालात खराब है वो इसी डिवीजन में हैं। तो एक तो ये इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा ख्याल है रिजल्टमेंट का लेवल है वो दोनों डिवीजन से बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर टर्नआउट जो है वो बहुत लो भी हो सकता है। जहाँ तक नशिस्तों की बात है, जाहिर बात है इलेक्शन तो होगा। अब जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो हर सूरत इलेक्शन करवाएगा, तो इसका मतलब पोलिंग बूथ्स लगेंगे, पोलिंग होगी। अब जितने भी लोग वोट डालेंगे, चाहे वो 30% हो, 40% हो, जितना भी हो, वोट डलेगा। तो यहाँ पर ये सवाल कि अब कौन सी जमात ज्यादा नशिस्तें लेगी। जो बाग की डिवीजन है वहां पर मैं समझता हूँ एक नशिस्त तो ऐसी है जहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं सरदार अतीक अहमद, वो हमेशा से जीतते रहे, लेकिन अब की बार एक वहां पर अवामी दस्तोबाजू पार्टी जो है, साजिद इकबाल एक नए लीडर हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी मैंने कैंपेन देखी है, वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं सरदार अतीक अहमद को। और सरदार अतीक अहमद जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे थे, और उनकी बराह रास्त टक्कर है जो एक्शन कमेटी है उनको। अगर कहा जाए कि उनके जो बहुत बड़े मुखालिफिन में से जो एक मुखालिफ है वो सरदार अतीक अहमद खान है, तो जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो हमदर्द हैं वो हो सकता है उनके अगेंस्ट वोट करें। तो इस तरह की भी एक वहां पर देखना होगा कि ये क्या रवायत टूटती है या सरदार अतीक अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद अगर आप आए, तनवीर इलियास का एक हल्का है, तनवीर इलियास के हल्के में मुश्ताक मिनाज साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, और चूंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो पहली 2 डिवीजन्स में बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी बना चुकी है, और इस हल्के में जो मुश्ताक मिनाज का हल्का है वहां पर
हम देख रहे हैं कि सरदार ज़ियाउल कमर जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उनका भी एक बड़ा असर और रसूख है, उनका अच्छा खासा वोट है, उनके वालिद का वोट है। यहाँ पर भी एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसमें IPP, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये वस्ती बाकाल का, यहाँ पर जो चौथे कैंडिडेट हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद खान, जो पहले नून लीग में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला तो वो जमाते इस्लामी के साथ चले गए, तो वो चौथे कैंडिडेट है। वो भी इस वक्त उनको ये फायदा हो रहा है कि क्योंकि इस वक्त जो आम जो लोग हैं वो उनकी सिंपैथी ज्यादातर एक्शन कमेटी के साथ हैं, तो वो मौजूदा सियासी जमातों को कबूल नहीं कर रहे। तो इस वक्त जो ग्राउंड पे कैंपेन हो रही है उसमें ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि ये मुस्तरदशुदा लोग हैं, आप मुझे वोट डालें, और उनकी जो बरादरी है वो भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। तो ये 4 जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला है। लेकिन अब बाकी जो इसी तरह कैंडिडेट्स हैं, मीर अकबर एक बड़ा साबिक वजीर हैं, उनका मुकाबला सरदार कमर जमान के साथ है, साबिक वजीर है, ये बड़ा टफ मुकाबला है। इसी तरह आगे जाएं हवेली में तो फैसल राठौर साहब का इस बार ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ऊपर जो है वो ये जितनी भी अनरेस्ट हुआ कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि आपने यूज ऑफ फोर्स किया, हालात आपने खराब किए, आपको मैंडेट दिया गया था 10 माह में, आपने कहा पत्थर पे लकीर है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ उनके अपने हल्के में कितना काम हुआ है वहां पे ये देखना होगा कि क्या उनका अपना वोटर जो है अपने हल्के का वो मुतमईन है कि नहीं। लार्जर पिक्चर में बेशक कश्मीर के बाकी हिस्सों से जी राज साहब कता कलामी की माजरत यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जुड़ेंगे। MBG स्पीक्स में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। 2 मराहल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो तीसरा और मुश्किल तरीन मरहला है वो पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात का है, क्योंकि रावलाकोट जो है वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है कलअदम अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का। तो वहाँ पे किस तरह से इंतखाबात होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले इकराम राजा साहब बता रहे थे कि वहाँ कहाँ जो है वो सख्त मुकाबला जो है मुतवक्के है। सब गिरदेरी साहब से पूछते हैं। गिरदेरी साहब, जिस तरह राजा साहब ने कुछ बड़ी मज़ेदार सूरत हाल जब रखी, तो आप क्या समझते हैं कि बाग के जो दोनों हल्के हैं कौन वहाँ से जीतने की पोजीशन में है, और फैसल मुमताज़ राठौर साहब वाला जो हल्का है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और सबसे अहम तरीन सवाल तो यही है कि कितना चैलेंजिंग होगा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखते हुए इंतखाबात करवाना। जी गुल साहब, बाग की आपने बात की जो है वो असमें बाग के जो है वो 3 जो हल्के हैं, एक के अंदर आपका अपना हल्का भी मेरे ख्याल वही है। जी वही है। तो उसमें जो है राय साहब बात करें सरदार अतीक साहब की, तो सरदार अतीक साहब के जो है ना हल्के में इस बार बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन उनके हल्के में दिलचस्प सूरत हाल में हर इलेक्शन में हो जाती है किसी न किसी अंदाज में। उनके मुखालिफिन जो है वो एक दूसरे के साथ को तावन की राह निकाल लेते हैं, लेकिन हर बार उसको हालात का जबर कहें या जो भी कहें या सरदार साहब की मैनेजमेंट कहें, वो जीत जाते हैं। तो इस बार भी जो है वो उनके मुखालिफिन उनके लिए काफ़ी टफ हैं। जमात इस्लामी है, लिबरेशन लीग है, और एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो है साजिद अब्बासी साहब, ज़रा साहिब सरबत आदमी हैं, पैसे उनके पास अच्छे हैं, माली वसाइल की बुनियाद पर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सरदार अतीक साहब के मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगरचे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी उस इंतखाबात में हिस्सा तो नहीं ले रही, लेकिन चूँकि बड़ी मुखालफत की है सरदार अतीक साहब ने, तो उन्हें हराने के लिए कोई दरपर्दा उसकी हिमायत की जाए आज़ाद में। उन्हें को देखें इलेक्शन में सब कुछ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके हल्के में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। ठीक है, आल्दो के उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे है, लेकिन वो इस शायद तादाद में नहीं है कि जो है वो अगर एक तरफ जाएं तो कोई रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सके। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल एक और भी है। पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के अंदर जो है वो शुरू में JUI के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया था, और फिर वहाँ JUI के कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेट्स नहीं लाए थे वो, सही, और उन्होंने कहा था हम JUI के कैंडिडेट की हमायत करेंगे। अच्छा, जब सरदार साहब के खिलाफ जब महाज बढ़ने लगा ना, जब उनकी जो अपोनेंट्स थे वो इकट्ठे होने लगे, उसके अंदर जमात इस्लामी जो है वो जावेद आरिफ अब्बासी साहब हमारे 200 बड़े एक्टिव थे, बाकी उसके अंदर जो है वो लिबरेशन लीग के लोग थे, साजिद अब्बासी साहब का जो है वो अवामी दस्ते बाजू जो है उनके नाम से वो लोकल ग्रुप है, ये लोग थे। तो उस वक्त अचानक पीपल्स पार्टी ने ये फैसला चेंज करके उन्होंने राजा मुबश्शिर इजाद को टिकट दे दिया, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि राजा मुबश्शिर इजाद को टिकट देने का बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है वो फ़ायदा वो सरदार साहब को हो सकता है। सही। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, आल्दो के जो है वो उनको बड़ी ऑफर भी की गई, और अभी भी कुछ जो लोग हैं उस हल्के की सियासत भी इनका नज़र है, उनका ख्याल ये है जी कि अगर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा रहे, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो अगर ग्राउंड पे मौजूद हो,
तो उसका फ़ायदा जो है वो किसी न किसी, क्योंकि वहाँ बरादरियों की सियासत है, वहाँ रीजन की सियासत है, तो उसका फ़ायदा सरदार साहब को जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो बाग वाला दूसरा हल्का है मुश्ताक मिन्हाज साहब वाला, वहाँ भी दो सरदारों के दरमियान वोट तकसीम होने का फ़ायदा मुश्ताक मिन्हाज को हो सकता है? जी, मुश्ताक मिन्हाज को हो सकता है, ये भी इकराम ने भी उस पर बात की थी। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी डायनामिक्स हैं कि उसके अंदर 4 कैंडिडेट्स हैं और चारों कैंडिडेट्स का जो है वो इस वक्त अच्छा खासा असर रसूख भी है और वो मुकाबले के अंदर भी हैं। अच्छा, कल जब जो है वो सरदार तनवीर की तरफ से, तनवीर इलियास की तरफ से जो साबिक बाईकाट का कहा गया, बाईकाट का कहा गया, तो उस पर खदशात ये लग रहे थे जी कि अगर वो जो खुद वहाँ से कैंडिडेट हैं, नीलम के अंदर से उनको कुछ 3300 कुछ वोट मिले हैं और वहाँ भी उनके लिए शायद पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन उनके वहाँ होने का फ़ायदा ये है मुश्ताक मिन्हाज को या ब्रिगेडियर साहब को फ़ायदा हो सकता है कि उनके ज़िया कमर और उनके वोट अगर तकसीम होते हैं, क्योंकि वहाँ बरादरियों की बुनियाद पर सियासत होती है, तो उस पर उनको फ़ायदा हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब की इन्होंने बात की, ब्रिगेडियर साहब को जो है वो नए कैंडिडेट्स हैं, आर्मी में भी रहे हैं, एकेडमिया में भी रहे हैं, बड़े मतलब लायक आदमी हैं, लर्नड आदमी हैं, लेकिन उनको एक बरादरी की पुष्टपनाही का मतलब हमारे यहाँ ये होता है ना कि आप अगर कोई एक बरादरी या ग्रोह या कोई धड़ा आपके साथ खड़ा हो, या पंजाब की पॉलिटिक्स में भी होता है, तो दूसरा जो है वो खामखा मुकाबले में आ जाता है। उनके लिए शायद जो है वो कोई सिचुएशन इस तरह की बन रही है और जिसका मुश्ताक मिन्हाज को फ़ायदा भी हो। मुश्ताक साहब भी ज़ाहिर है वो इससे पहले वज़ीर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, बड़ा और वो एक्टिव आदमी हैं, और वो बहुत सारे लोगों के ख्याल में तो शायद जो है वो शुरू में उनको मुकाबले से बाहर रख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मुश्ताक साहब इस मुकाबले में हैं। फिर इस बात का भी इम्पैक्ट होता है, ज़रा पहले 2 मराहल में मुस्लिम लीग नून जीती है, एक ट्रेंड बन गया है, पता चल गया कि वो असल यही बात है। देखिए, इस सारी पे जो चीज़ असरअंदाज होगी ना, देखिए जहाँ इलेक्शन होगा, एक तो रावलाकोट की 3 सीटें तो ऐसी हैं कि जिस पे दुआ करने का इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो जहाँ पब्लिक रिजाइनमेंट इतनी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, वहाँ लोगों की जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो शायद वो आसान ना हो इलेक्शन होना। लेकिन जहाँ इलेक्शन होगा ना, तो वहाँ पे ये जो है ना, ये फैक्टर लाजमी जो है उस पर असरअंदाज होगा कि हुकूमत कौन बना रहा है। एटलीस्ट लोगों को, देखिए लोगों का ये होता है कि बहुत सारे लोगों के लोकल इश्यूज़ भी होते हैं, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो होते हैं। अभी हम रिसेंटली हम देख रहे थे कुछ लोग मुश्ताक मिन्हाज साहब के साथ ऐसे शामिल हुए हैं कि जो शायद रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून के करीब ना हों, या वहाँ की जो लोकल जो पॉलिटिक्स है, जो लोकल बरादरियों के जो डायनामिक्स हैं, उसमें जो है वो शायद उनके साथ ना होते, लेकिन वो शामिल हो रहे हैं। तो इट्स मीन के लोग जो है इसको भी कंसिडर करते हैं जी कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कल जो है वो कौन सा बंदा इक़्तिदार के अवानों के अंदर होगा, या उनके जो भी काम है जो है ना मसाइल कौन करवाएगा। अच्छा, उसके अंदर तीसरा जो है वो अभी के हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज की तारीख से तो वज़ीर-ए-आज़म हैं राठौर साहब हैं, उनकी शायद जो है वो एक दिन बाकी है उनकी गवर्नमेंट के ख़त्म होने में, 4 अगस्त को गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो उनके हल्के के अंदर भी उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और मैं किसी को कह भी रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी एक तारीख रही है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो अगले इलेक्शन में अंदर हारते रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब की एक मिसाल है कि जो है वो राजा साहब भी यही इतने अरसे के लिए बने थे, शायद 1 साल के लिए, गिलानी साहब जी नायल हुए थे, तो ये इतने अरसे के लिए बने थे और आने वाले इलेक्शन के अंदर हार गए थे। तो उनको मेरे ख्याल में जो है वो इस चीज़ को भी सामने रखा जाना चाहिए। लोगों की ज़रा तवक्कुआत उम्मीदें भी होती हैं। फिर उनके ख्वाजा तारक सईद ये कैंडिडेट हैं, वो पहले ख्वाजा साहब की अपना राठौर साहब की सपोर्ट करते रहे और राठौर साहब की जीतने के अंदर जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी। तो इस दफ़ा जो है वो उनके मुकाबले के अंदर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून का अगेन जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं मोहसिन अजीज़ जो हैं वो भी अच्छे वाइब्रेंट कैंडिडेट हैं, उनको फिर उनकी पार्टी भी है, फिर एक हालात का जो है वो जो हुकूमत बनने के जो हालात आवाज़ चल रही है तो उसका भी उनका है। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए तशवीश का बाइस ये है कि जो आपके पलंदरी के जो हल्के हैं और रावलाकोट की जो 3 सीटें हैं उसके अंदर जो है वो इलेक्शन के लिए अच्छा खासा जो है वो वहाँ पे इश्यूज़ हैं। अच्छा, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून के अच्छे लोग हैं, जो आपके वहाँ शहरी जो हल्का है जो रावलाकोट का, उसके अंदर ताहिर अनवर एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो माजी के अंदर जो है वो बड़ा क्लोज जो है वो कंटेस्ट भी करते हैं और जीतने की पोजीशन के अंदर भी आते हैं। फिर अब्दुल खालिक वसी साहब हैं, और वसी साहब के हवाले से ये बात ज़रूर हमें मतलब ये याद रखनी चाहिए कि वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। वो एक तरह से आप उनको साफत का भी कह सकते हैं कि जो है वो अफराद के लिए तवील अरसे से कालम नगारी करते रहे, मुल्की हालात पे, कश्मीर की इशूज़ बड़ी उनकी गहरी नज़र है, और उनका जो टिकट उनको मिला है वो बहरहाल एक ऐसी मिसाल है कि जो है वो जिसको लाजमी बयान किया जाना चाहिए कि उनको मियां नवाज शरीफ ने टिकट दिया। यहाँ की जो उनके हालात कश्मीर के अंदर जो पार्टी का जो वोट था जी, मकामी पार्टी शायद उनके फेवर में नहीं थी, तो उनके लिए बहरहाल ये फैक्टर लाजमी हो सकता है कि जो है वो कि एक बंदे को अगर मियाँ साहब टिकट दे रहे हैं तो उनके लिए जो है वो उनके लिए एक अच्छी एक हवा बन सकती है। राजा साहब ये बताइएगा कि एक तो ये जो रावलाकोट में इंतखाब है वो कितना चैलेंजिंग होगा, और दूसरा वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बयानबाजी हो रही है, इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं,
आज भी शर्जील मेमन साहब ने जो है वो कहा कि 2024 के इंतखाबात की जो तारीख है वो दोहराई गई। इससे ये इस तरह के बयानात दे के वो अपना मैंडेट ही जो है वो मशकूक बना रहे हैं। तो वहाँ पे धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी की हकीकत है या ये महज सियासी नोयत के बयानात हैं? देखें, जो धांधली के इल्ज़ामात हैं ये तो रवायती तौर पे हमने हर इलेक्शन में ही, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन बहुत कम ही गुजरा होगा कि जिसमें धांधली की बात ना हुई हो। और बिलाशुबा ऐसा होता भी है, ये नहीं है कि धांधली नहीं होती। अब जो हमारी रवायती सियासत है। जी, इकराम राजा साहब से मेरा ख्याल हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया। जी गदरी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं इल्ज़ामात भी लगते हैं और बेज़ाब्तियाँ भी होती हैं, उसमें बैलेट पेपर भी छीने जाते हैं, छोटे मोटे वाक़यात जो है वो होते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे निगरान हुकूमत तो मेरे ख्याल नहीं बनती। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है कि धांधली होगी हमारे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है। और आप देखें कि नून लीग के पास उनकी सारी बातों को मुमकिन है पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर इतराज़ात भी और खदशात भी या कुछ वाक़यात ऐसे ज़ाहिर होता है। ये तो जो है वो पाकिस्तान की सियासत हो या आज़ाद कश्मीर की या कहीं की भी हो, इवन इंडिया के अंदर भी जो इस तरह के इल्ज़ामात सामने आते हैं, लेकिन उनका जवाब ऐसा है कि जिसका पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट है, आप किससे कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, सदर आपका है। हुकूमत बनाई भी यही सोच के थी कि हमारी एक तो हमारे पास वसाइल होंगे, हम मैनेज कर लेंगे और फिर जब इलेक्शन हो रहे होंगे तब हमारी हुकूमत होगी तो हम दोबारा। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जो मिस रेड किया ना पीपल्स पार्टी ने सिचुएशन को, वो यही बात थी। उनके लिए ख्याल में ये था जी कि 8-9 माह की जो भी गवर्नमेंट होगी, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि जो है वो इंटर्म गवर्नमेंट नहीं बनती, जो भी वज़ीर-ए-आज़म मुताल दोगे उसकी जो पावर्स को ज़रा वो महदूद कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर चली जाती है, लेकिन बहरहाल पावर्स मौजूद रहती हैं। तो वो उनको मिसकैलकुलेशन उनके लिए नुकसानदेह हो गई। उनके ख्याल में ये था जी कि इस सारे अरसे के अंदर फंड भी हैं, उसके अंदर जो है वो होती हैं रवायती तौर पे जो आप लोगों के काम भी करते हैं, लोगों की स्कीमें भी होती हैं आपने, और उन्होंने बजट भी पेश करना था। दरमियान के अंदर बजट भी था जिसके अंदर नई स्कीमों की, नई चीज़ों की एलोकेशन भी थी और वो उन्होंने भरपूर अंदाज में की भी। लेकिन जो इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आपको पता है कि जो हमारी सियासत के अंदर बड़ा उसका एक वो है कि जहाँ आप 10 बंदे आपसे राजी हैं तो 20 बंदे आपसे ख्वाह में नाराज होंगे। और हुकूमत का एक बैगेज होता है। जी, हुकूमत का जो बैगेज है पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो चीज़ नुकसानदेह हुई है। आज की मैं देख रहा था कि आज दोनों तरफ से ना लहजों के अंदर एक गैर मामूली तलखी है। और एक जो था ना मीरपुर या तक था, ठीक है, उन्होंने बात की, इधर से बात की, फिर दरमियान में जो है वो कोई नेगोशिएशन की राह भी निकल आई थी, कुछ खबरें वो भी थी। लेकिन उसमें मुझे लग ये रहा कि पीपल्स पार्टी को शायद जो है वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह कि कल जो इलेक्शन होना है उस पर वो दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि कल जो है वो बादल नकवी साहब उनके और 2 हल्के जो मुजफ्फराबाद के एक हल्के के अंदर तो मतलब जुज़वी इलेक्शन होगा, जो है वो तीन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन होगा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ मतलब जीतने का और हारने का बड़ा कम मार्जिन है। 5 वोटों से नकवी साहब आ गए हैं, तो वो शायद उनके लिए ये हो जी कि उसमें जो इंतजामिया को न्यूट्रलाइज किया जाए या जो है वो एक बात करके अगर उनकी सीट बनती है तो उसको सिक्योर किया जाए। और दूसरी जो सीट है जिसके ऊपर जो है वो इससे काम पार्टी की आपने बात की, तो तनवीर साहब की यहाँ जो है वो मीरपुर डिवीजन के अंदर 2 सीटें उनकी थी, निसार अब्दाली साहब की और अली शान सोनी की, जिस पे कहा जाता था कि उन्होंने वो मुकाबला करेंगे और दोनों मुकाबला नहीं कर सके और कोई उनकी कारकर्दगी वो वाज़ेह नहीं थी। और यहाँ उनकी जो है वो आखिरी आप समझ लें कि उनकी नज़र इस पे ये एक सिद्धार्थ वारिक एक वो कैंडिडेट हैं। अच्छा, अगर सिद्धार्थ वारिक साहब जो है वो आज इस तरह बात हुई है, अगर तो सिद्धार्थ वारिक साहब कंटेस्ट करते हैं तो उसका फिर फ़ायदा जो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। अगर वो जीतते हैं या नून लीग जीतती है या अब ज़ाहिर है इसके अंदर पॉसिबिलिटी होता है पीपल्स पार्टी भी जीत सकती है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर जो है वो मैदान में होती है तो उसका फ़ायदा या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को है या नून लीग को है। अब ज़ाहिर एक ही पार्टी ही। और मेरा में पीपल्स पार्टी का फिर यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मौके पे ज़रा अग्रेसिव जेस्चर देकर जो है वो चाह रही है जी कि कल उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो जी एटलीस्ट उनके ज़हन में ये जी कि एक सीट और जीती जाए। जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सदर गदरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के वाले से हम बात कर रहे थे। बस ये जो तीसरा मरहला है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुरअमन तरीके से पोलिंग हो, वहाँ पे किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो अब तक के लिए इतना ही। बिलाल होरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।